बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद ताहिर हुसैन शाह है और मैं आपको अपने इस अकाउंटिंग चैनल पर वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक आईकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस का हिस्सा है। सो ये वीडियो आईकॉम एज वेल एज बीकॉम दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी। सो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इस पे जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखूँगा और इस एग्जांपल के थ्रू हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एग्जांपल लेते हैं कि एक बिज़नेस है, एक कंपनी है जिसका नाम हम सपोज कर लेते हैं अली एंड को। एक कंपनी है, एक बिज़नेस है जिसका नाम है अली एंड को। अली एंड को एक बिज़नेस है, इसने अपना एक बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है किसी कमर्शियल बैंक में। कोई भी कमर्शियल बैंक, जैसे मुस्लिम कमर्शियल बैंक, मीज़ान बैंक लिमिटेड, बैंक अल हबीब, व्हाटएवर, कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। तो हम अपनी एग्जांपल में एग्जांपल मान लेते हैं कि अली एंड को ने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है मीज़ान बैंक लिमिटेड में। कहाँ पर ओपन किया हुआ है? मीज़ान बैंक लिमिटेड में ओपन किया हुआ है अपना बैंक अकाउंट। तो अली एंड को बैंक अकाउंट अपना क्यों ओपन करते हैं? इसका प्राइमरी पर्पस होता है, बेसिक पर्पस होता है कि अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकें। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी अपना बैंक अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? ताकि अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर अपना पैसा वापस कंपनी में विदड्रॉ कर सकें। तो मेन पर्पस यही होता है किसी बैंक अकाउंट को ओपन करने का, कि अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर अपना पैसा बैंक से विदड्रॉ कर सकें। तो हमारी कंपनी अली एंड को ने भी ऐसा ही किया। अच्छा बेटा, जब अली एंड को अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे अमाउंट, तो अली एंड को इस चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड करेगी। अली एंड को इस चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड करेगी कि मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। इसी तरह मीज़ान बैंक भी इस चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड करेगा कि अली एंड को ने मेरे पास इतनी अमाउंट डिपॉजिट की। तो दोनों पार्टीज़ इस चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह जब अली एंड को पैसा बैंक से विड्रॉ करेगी, पैसा बैंक से निकालेगी, तो इस चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड करेगी और बैंक भी इस चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड करेगा। तो दोनों कंडीशन में, जब अली एंड को पैसा बैंक में डिपॉजिट करेगी या पैसा बैंक से निकालेगी, तो अली एंड को भी इस चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड करेगी और बैंक भी अपने पास इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये है कि अली एंड को इस चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड तो करेगी, लेकिन कहाँ रिकॉर्ड करेगी, किस चीज़ में रिकॉर्ड करेगी? तो अली एंड को के पास एक बुक होती है जिसे कहा जाता है कैश बुक। जिसे क्या कहा जाता है? कैश बुक। तो अली एंड को का अकाउंटेंट या अली एंड को का जो पर्सन है, जो अकाउंट्स को हैंडल कर रहा है, जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को डील कर रहे हैं, तो वो अपने पास उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा कैश बुक में, यानी कि लिखेगा कैश बुक में। और बैंक का जो पर्सन होगा, बैंक का जो कैशियर होगा, बैंक का जो अकाउंटेंट होगा, वो इस चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड करेगा पासबुक में। कहाँ रिकॉर्ड करेगा? पासबुक में। तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज़ के पास एक एक बुक रहती है। अली एंड को के पास, यानी कि बिज़नेस के पास, कोई भी कंपनी है उसके पास कैश बुक होती है और बैंक के पास पासबुक होती है। तो जब भी अली एंड को पैसा बैंक में डिपॉजिट करेगी या पैसा बैंक से विदड्रॉ करेगी, तो उस चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड करेगी कैश बुक में और मीज़ान बैंक भी उसी चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड करेगा पासबुक में। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टीज़ के पास जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड सेम होगा, वो रिकॉर्ड सेम होगा, क्योंकि जो बात कैश बुक में लिखी जाएगी, अली एंड को के पास लिखी जाएगी, वही सेम बात बैंक के पास पासबुक में लिखी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक और पासबुक का जो रिकॉर्ड है, जो दोनों पार्टीज़ का रिकॉर्ड है, वो क्या होना चाहिए जी? वो होना चाहिए सेम, वो होना चाहिए सेम। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आपने केयरफुली समझना है। बेटा, एग्जांपल लेते हैं कि अली एंड को जो बिज़नेस है वो ये कह रहा है कि हमने मार्च 1 को, मार्च की पहली तारीख को बैंक में डिपॉजिट करवाए, बैंक में जमा करवाए, मान लेते हैं 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए, ये अली एंड को कह रहा है। तो अली एंड को का अकाउंटेंट इस 10,000 के डिपॉजिट को फ़ौरन अपनी कैश बुक में लिखेगा। सेम इसी तरह ये डिपॉजिट जब बैंक में जमा हो जाएगा, तो बैंक वाले भी उस डिपॉजिट को, यानी कि 10,000 के डिपॉजिट को अपने पास लिखेंगे।
तो कंपनी वाले कहाँ लिखेंगे? कैश बुक में। बैंक वाले कहाँ लिखेंगे? पासबुक में। अब कंपनी का अकाउंटेंट ये कहेगा कि हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ चुका है। अब हमारे बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट हो चुके हैं। अब यही बात बैंक वाले भी कहेंगे कि कंपनी का बैंक बैलेंस हमारे पास बढ़ चुका है 10,000 रुपीज़। कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ चुका है 10,000 रुपीज़। तो दोनों का रिकॉर्ड सेम होना चाहिए। कंपनी का रिकॉर्ड भी सेम होना चाहिए और बैंक का रिकॉर्ड भी सेम होना चाहिए। बैंक के मुताबिक हमारा बैंक बैलेंस 10,000 है और कंपनी के मुताबिक हमारा बैंक बैलेंस 10,000 है। इसका मतलब दोनों का रिकॉर्ड सेम है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कुछ दिनों के बाद अली एंड को ने बैंक से पैसे विदड्रॉ किए। एग्जाम्पल ले लें कि 8 मार्च को अली एंड को ने बैंक से पैसे विदड्रॉ किए, पैसे बैंक से निकाले। उसे ज़रूरत होगी तो उसने पैसे बैंक से विदड्रॉ कर ली। अली एंड को पता है कि हमारे बैंक में इस वक्त 10,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं और बैंक को भी पता है कि अली एंड को वालों के हमारे पास 10,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो अली एंड को ने विदड्रॉ किए इस 10,000 में से, एग्जाम्पल लेते हैं 3,000 रुपीज़। अब जैसे ही अली एंड को 3,000 रुपीज़ विदड्रॉ करेगा तो उस चीज़ को अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। बैंक भी इस 3,000 के विदड्रॉल को अपने पास पासबुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब कंपनी के हिसाब से 10,000 में से 3,000 विदड्रॉ हो चुका है और कंपनी के मुताबिक जो न्यू बैंक बैलेंस है, जो नया बैंक बैलेंस है, वो रह चुका है 7,000। सेम इसी तरह बैंक वाले भी इस 10,000 में से 3,000 माइनस करके कंपनी को दे देंगे, कंपनी के अकाउंटेंट को दे देंगे, कंपनी के पर्सन को दे देंगे जो गया होगा पैसा बैंक से निकालने के लिए। तो अब बैंक के हिसाब से भी 7,000 का बैलेंस है और कंपनी के हिसाब से भी 7,000 का बैलेंस है। तो बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो हमारा रिकॉर्ड सेम चल रहा है, यानी कि अली एंड को और निज़ान बैंक का जो रिकॉर्ड है वो सेम चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि इसी तरह पूरा मंथ अली एंड को बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा, पैसा बैंक से निकालेगा, डिपॉजिट करेगा, विदड्रॉ करेगा, डिपॉजिट करेगा, विदड्रॉ करेगा। इस तरह ये पूरा मंथ काम चलता रहता है। मींस मार्च 1 से लेकर मार्च 31 तक बैंक और कंपनी के दरमियान ट्रांजैक्शंस चलती रहेंगी। फिर क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? जब मंथ का एंड हो जाएगा तो उसके बाद अगला स्टेप होता है बैंक की तरफ से एक लेटर का जारी होना। बैंक की तरफ से एक लेटर का जारी होना। अब बच्चों आपने अगले स्टेप पे एक चीज़ समझनी है कि जब भी मंथ एंड हो जाएगा तो बैंक की तरफ से एक लेटर जारी होगा कंपनी को। बैंक की तरफ से एक लेटर जारी होगा कंपनी को। मैं कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे ये बात समझा सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि कंपनी अपने पास ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लिखती है, बैंक अपने पास ट्रांजैक्शन को पासबुक में लिखता है और दोनों का रिकॉर्ड सेम चलता रहता है। पूरा मंथ कंपनी और बैंक के दरमियान ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं और दोनों पार्टीज़ इस चीज़ को अपने पास लिखते रहते हैं। अब बच्चों क्या होगा? मंथ के एंड पे एट द एंड ऑफ मंथ बैंक की तरफ से, मिज़ान बैंक की तरफ से एक लेटर जारी होगा कंपनी को। इस लेटर को कहा जाता है बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैं बात फ़िलहाल बैंक रिकॉन्सिलिएशन की नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक की तरफ से मंथ के एंड पे एक लेटर जारी होता है कंपनी को, उस लेटर का नाम है बैंक स्टेटमेंट। बच्चों, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। अक्सर हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि वो बंदा अपना स्टेटमेंट चेंज करता रहता है। तो स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, बताना, जो चीज़ बयान की जाए उसे स्टेटमेंट कहते हैं। तो बैंक की तरफ से एट द एंड ऑफ मंथ एक लेटर, एक स्टेटमेंट जारी होगा कंपनी को। अच्छा, वो स्टेटमेंट क्या होगा? वो क्या चीज़ होगी बच्चों? वो लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होगी जो पूरे मंथ में अली एंड को ने बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस की थी। उसकी पूरी एक समरी बना के बैंक आपको एक लेटर की सूरत में जारी करेगा, यानी कि कंपनी को एक लेटर की सूरत में जारी करेगा। उस लेटर का नाम है बैंक स्टेटमेंट। उस लेटर में क्या लिखा होगा? उस लेटर में ये लिखा होगा कि आपने, यानी कि अली एंड को ने मार्च 1 को हमारे पास डिपॉजिट करवाए, जैसे हमने एग्जांपल ली थी 10,000 रुपीज़। फिर बैंक कहेगा कि आपने मार्च 8 को विदड्रॉ किए, आपने पैसे निकाले
हमसे पैसे ले लिए, कितने ले लिए जी? 3000 रुपीज़, ठीक है। फिर इसी तरह मार्च बैंक कहेगा कि आपने मार्च की 12 तारीख को सपोज हमारे पास पैसा डिपॉजिट करवाया, कितना जी? मान लेते हैं 5000 रुपीज़ डिपॉजिट का है। तो इसी तरह मार्च 16, 18 करते 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 20, आखिरकार मार्च 31 आ जाएगा। और इन पूरी ट्रांजैक्शन की समरी बना के बैंक आपके एड्रेस पे या आपका बंदा, कंपनी का बंदा जाएगा और बैंक से वो लेटर लेकर आ जाएगा। उस लेटर को कहा जाता है बैंक स्टेटमेंट, उस लेटर को कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो उस लेटर के अंदर डिटेल पूरी लिखी होगी कि आपने मार्च 1 से ऑनवर्ड मार्च 31 तक बैंक से जितना भी लेन देन किया है, जितना भी डिपॉजिट विदड्रॉ किया है, वो ये है। अब इस लेटर को भेजने का पर्पज़ क्या होता है? इस लेटर को भेजने का पर्पज़ ये होता है कि कंपनी का अकाउंटेंट उस चीज़ को अपने साथ मैच कर सके, अपने रिकॉर्ड के साथ मैच कर सके, मतलब कि अपनी कैश बुक के साथ उसको मैच कर ले। अब जब लेटर कंपनी के अकाउंटेंट को मिलेगा तो वो उसको अपनी कैश बुक के साथ मैच करेगा, मिलाएगा, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि दोनों का रिकॉर्ड सेम होना चाहिए, दोनों का रिकॉर्ड सेम होना चाहिए। तो अब जब अकाउंटेंट उस लेटर को, उस बैंक स्टेटमेंट को ओपन करेगा तो वो मैच करेगा अपने मार्च 1 की कैश बुक की ट्रांजैक्शन के साथ। बैंक के मुताबिक हमने मार्च 1 को 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं, तो क्या हमारी कैश बुक पे यही कह रही है कि हमने मार्च 1 को डिपॉजिट करवाए हैं? अगर ऐसा ही है तो इस चीज़ को टिक कर दिया जाएगा बैंक स्टेटमेंट में, जो बैंक का लेटर होगा उसमें इस चीज़ को टिक कर दिया जाएगा कंपनी के अकाउंटेंट की तरफ से कि ये पैसा डिपॉजिट हो चुका है। इसी तरह कंपनी का अकाउंटेंट अगली ट्रांजैक्शन को मैच करेगा। मार्च 8 को बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, बैंक के लेटर के हिसाब से हमने 3000 रुपीज़ विदड्रॉ किए थे, तो क्या हमारी कैश बुक पे ये कह रही है कि हमने 3000 रुपीज़ विदड्रॉ किए थे? अगर ये बात ठीक है तो उस चीज़ को भी बैंक स्टेटमेंट के लेटर पे उस चीज़ को टिक करेगा। तो अलगर्ज इस तरह तमाम ट्रांजेक्शन्स को कंपनी का अकाउंटेंट मैच करेगा टिल मार्च 31 तक। बैंक की ट्रांजेक्शन जो लेटर में लिखी होंगी बैंक स्टेटमेंट में, उसको अपनी कैश बुक के साथ मैच करेगा, अपनी कैश बुक के साथ मैच करेगा। अगर तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड सेम है तो इसका मतलब है हर चीज़ ओके है और फिर हमें कोई फर्दर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि कंपनी और बैंक के रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती है और उन वेरिएशंस को फिर दूर किया जाता है। कैसे, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें देखिएगा कि जो बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक का लेटर होता है, उसके एंड पे एक समरी होती है, उसके एंड पे एक समरी होती है जिसमें मेंशन होता है कि आपने पूरे मंथ में टोटल इतनी अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट की। ये बैंक वाले कह रहे हैं कि आपने हमारे पास टोटल इतनी अमाउंट डिपॉजिट की। एग्जांपल ले लें कि बैंक के मुताबिक हमने पूरे मंथ में 80,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए और बैंक का जो लेटर है उसकी समरी में एंड पे एक चीज़ और होती है जिसे कहा जाता है टोटल विदड्रॉल। टोटल विदड्रॉल, ये टोटल विदड्रॉल हैं वो बैंक के हिसाब से 50,000 रुपीज़, यानी कि हमने 50,000 रुपये बैंक से निकाले, 50,000 निकाले और 80,000 रुपीज़ हमने बैंक में डिपॉजिट किए थे। तो इसका मतलब है बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक अब हमारा जो बैंक बैलेंस है, बैलेंस का बच्चों मतलब होता है बकाया, बैलेंस कहते हैं बकाया को, तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो रह गया है 30,000। बैंक के हिसाब से अब हमारी जो बैंक में अमाउंट है वो 30,000 रुपीज़ है। अब इस चीज़ को हम मैच करेंगे अपनी कैश बुक के साथ। अगर हमारी कैश बुक पे यही कह रही है कि हमारे बैंक में हमने पूरे मंथ में 80,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे और हमने 50,000 रुपीज़ विदड्रॉ किए और अब हमारा बैंक बैलेंस 30,000 है, ये कैश बुक के मुताबिक भी सब कुछ ऐसा ही है, तो इसका मतलब है कि हमें कोई फर्दर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हमारी कैश बुक ये कह रही है कि हमने डिपॉजिट तो 80,000 ही करवाए थे, ये तो बैंक का लेटर जो बता रहा है, बैंक का स्टेटमेंट बता रहा है, वो ठीक बता रहा है कि हमने 80,000 ही डिपॉजिट किए थे, लेकिन हमने जो पैसे विदड्रॉ किए थे वो हमने 50,000 विदड्रॉ नहीं किए थे, बल्कि हमने विदड्रॉ किए थे फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज़। हमने पूरे मंथ में 60,000 रुपीज़ विदड्रॉ किए थे। तो इसका मतलब है कि बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक तो हमारा बैंक बैलेंस 30,000 है, लेकिन हमारी जो कैश बुक है उसके मुताबिक हमारा बैंक बैलेंस होगा 20,000 रुपीज़, हमारे बैंक बैलेंस 20,000, जबकि बैंक का रिकॉर्ड कह रहा है कि हमारा बैंक बैलेंस 30,000। तो इसका मतलब है कि 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है हमारे रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए फिर हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फिर हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाई जाती है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट उस वक्त बनाई जाती है जब कंपनी और बैंक के रिकॉर्ड में डिफरेंस हो। कैश बुक का रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड आपस में मैच ना हो रहा हो तो उस सूरत में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो
अब हम थोड़ा सा आगे अपने लेक्चर को लेकर जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्योंकि इन चीज़ों का समझना ज़रूरी है। ये चीज़ें समझ कर ही हम आगे बढ़ सकेंगे। तो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और इस मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या। अब ये जो वर्ड आया हुआ है रिकॉन्सिलिएशन, इसको समझते हैं। रिकॉन्सिलिएशन को अगर आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं तो चीज़ रह जाती है बैंक स्टेटमेंट। ये वही बैंक का लेटर है जो बैंक की तरफ से आता है। तो बच्चों, रिकॉन्सिलिएशन एक चीज़ है, वो ये है कि कंपनी का रिकॉर्ड मीन्स कैश बुक का रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड यानी कि पासबुक का रिकॉर्ड। और ये पासबुक जो होती है ये रिफ्लेक्शन होती है बैंक स्टेटमेंट की। जो बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक का जो लेटर होता है, वो पासबुक को देखकर ही बनाया जाता है, क्योंकि हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पासबुक और कैश बुक का रिकॉर्ड सेम होना चाहिए। तो पासबुक कह लें या बैंक स्टेटमेंट कह लें, बात एक ही है, ये बैंक के रिकॉर्ड को जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब ये होता है कि जो कैश बुक और पासबुक के दरमियान जो चीज़ें सेम नहीं हैं, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड सेम नहीं है, जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमसे मुराद है कि कंपनी बनाती है। वैसे हमारे आईकॉम और बीकॉम के सिलेबस में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंपनी के हिसाब से ही बनाई जाती है। वैसे बैंक भी अपने पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में कंपनी के हिसाब से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे दोबारा आते हैं। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करना, रिकॉर्ड को मिलाना, मैच करना आपस में। क्या करना? मैच करना, मिलाना। किन चीज़ों को मैच करना? कैश बुक और पासबुक के रिकॉर्ड को सेम करना, जो सेम नहीं है इनको सेम करना। क्योंकि हम देख चुके हैं कि कंपनी का रिकॉर्ड कुछ और बता रहा है, बैंक का रिकॉर्ड कुछ और बता रहा है, तो दोनों रिकॉर्ड को सेम करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा बच्चों, मैं आपको बैंक स्टेटमेंट का एक व्यू दिखा देता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट इनफैक्ट होती कैसे है। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली कुछ इस तरह की होती है। मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट की तरफ ला रहा हूँ। इस बैंक स्टेटमेंट में एक समरी है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि टोटल अमाउंट इन, मतलब बैंक में टोटल कितना पैसा आया, बैंक में टोटल कितना पैसा आया, वो प्लस कितना हुआ, ठीक। उसके बाद लिखा होता है टोटल अमाउंट आउट, बैंक से पैसा गया कितना, मीन्स माइनस कितना। उसके एंड पे आपको नज़र आ रहा है बैलेंस, इतना पैसा बैंक में अब बच चुका है। बैलेंस का मतलब होता है बकाया। तो कुछ इस तरह का बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक का लेटर होता है। अगर आप इसको गौर से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है विड्रॉल, यहाँ पर लिखा हुआ है डिपॉजिट, यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस। इतना पैसा आपने डिपॉजिट किया, इतना पैसा आपने विड्रॉ किया, इतना आपका बैलेंस साथ साथ चल रहा है। यानी कि ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, और ये साथ में आपका बैलेंस चल रहा है। तो अगर आप देखें तो इसमें रेंट पे किया गया, पैसा निकाला रेंट पे करने के लिए, पे रोल पे करने के लिए पैसा बैंक से निकाला। फिर अगर आप देखें तो इतना पैसा डिपॉजिट बैंक में किया गया जो डिपॉजिट में आ रहा है। तो ये साथ साथ आपका बैलेंस चल रहा है। तो एंड पे आप देखते हैं तो ये एक एंडिंग बैलेंस रिपोर्ट हो रहा है, जो बैंक के हिसाब से कंपनी का बैलेंस बाकी रह गया, जो पैसा बैंक में बाकी रह गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ। तो बच्चों, अब आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेन चीज़ है, वो मेन पॉइंट्स हैं, वो 10 पॉइंट्स हैं जो कि समझना ज़रूरी है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। अब हमारा पॉइंट ये है कि डिफरेंस आता क्यों, फ़र्क आता क्यों है, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कंपनी का रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड आपस में मैच नहीं होता। तो टोटल इसमें 10 पॉइंट्स हैं जिनका समझना ज़रूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस अपनी फर्स्ट वीडियो में, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की फर्स्ट वीडियो है, उसमें वो 10 पॉइंट्स क्लियर करवा लूँ जिनकी वजह से कंपनी के रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। बच्चों, यहाँ पर इस चीज़ का समझना ज़रूरी है कि बैलेंस का मतलब क्या होता है। बैलेंस का मतलब होता है कि जो रकम हमारी बैंक में बकाया रहेगी, हमारे बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो कितना है। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि बैंक का जो लेटर होता है वो नॉर्मली मंथ के एंड पे आता है, महीने के एंड पे आता है। वैसे तो आप जब भी चाहें बैंक से लेटर ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो बैंक लेटर अपने क्लाइंट को जारी करता है वो एट द एंड ऑफ मंथ जारी करता है। तो उस एंड ऑफ मंथ में हमारा कुछ बैलेंस शो हो रहा होता है। वो बैलेंस बैंक के हिसाब से कुछ और होता है और कंपनी के हिसाब से कुछ और होता है। उस बैलेंस को रिकनसाइल करने के लिए, सेम करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो आते हैं जी अपने मेन पॉइंट की तरफ कि क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से कैश बुक के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में फ़र्क आता है।
तो बच्चे इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहला पॉइंट समझना होगा बैंक सर्विस चार्जेस। अब बैंक सर्विस चार्जेस हम किसे कहते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल समझिएगा। हम नॉर्मली ये समझते हैं कि हम जो बैंक अकाउंट अपना ओपन करते हैं उसकी मेन रीज़न ये है कि हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करें और पैसा बैंक से विड्रॉ कर लें जब हमें ज़रूरत हो। ये रीज़न तो है, लेकिन इसके अलावा जो बिजनेसमैन होता है वो बैंक से दीगर सर्विसेज भी लेते हैं, कुछ और काम भी बैंक से लेता है। जैसा कि अगर हमारे बिज़नेस ने कोई गाड़ी, कोई कार, कोई व्हीकल बैंक से, किसी और बैंक से लोन पर लिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट पर लिया हुआ है, तो हमारा बैंक जिसके पास हमारा बैंक अकाउंट है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप इस गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट है वो फलां डेट को ड्यू होती है, इस डेट को ड्यू होती है, तो आपने हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के उस इंस्टॉलमेंट कंपनी को जिससे हमने गाड़ी ली है उसे पे करना है। या फिर हम ये कहते हैं बैंक को कि आपने हमारे ऑफिस का रेंट इस तारीख को ड्यू होता है, वो आपने हमारे लैंडलॉर्ड को पे करना है। या फिर हम ये कहते हैं कि हमने किसी चीज़ की इंश्योरेंस करवाई, सपोज हमने मर्चेंडाइज, जो हमारा स्टॉक एंड ट्रेड होता है, जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारी मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, उनकी हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को हमारे बैंक से रकम निकाल के दे देनी। तो ये हम इंस्ट्रक्शंस, ये हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स देते हैं अपने बैंक को। इन्हें कहा जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जिसे अकाउंटिंग की ज़बान में कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मतलब कोई काम, कोई ऑर्डर, कोई हुक्म आपने अपने बैंक को दिया हुआ है। आपका बैंक से मुराद जहाँ पर आपका अकाउंट खुला हुआ है कि मेरा आपने ये काम करना है, तो बैंक वो काम हमारे बेहाफ पे कर लेता है, लेकिन उसके अगेंस्ट वो हमसे चार्जेस लेता है। वो जो हमें सर्विस देता है उसके अगेंस्ट हमसे चार्जेस लेता है, जिसे कहा जाता है बैंक सर्विस चार्जेस। अब एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो कंपनी हमने सपोज की हुई थी अली एंड को, तो अली एंड को के हिसाब से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अली एंड को के हिसाब से हमारे बैंक में 50,000 रुपीज़ होने चाहिए। हमारा जो बैंक बैलेंस है वो 50,000 रुपीज़ होना चाहिए। लेकिन अली एंड को ने अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आपने हमारा ये काम करना है, तो बैंक ने वो काम कर लिया। अब उस काम के बदले में बैंक अपने चार्जेस लेगा, जो वो हमारे बैंक अकाउंट से काट लेगा। एग्जांपल लेते हैं कि हमने बैंक से जो काम करवाया था उसके सर्विस चार्जेस बनते हैं 4,000 रुपीज़, तो हमारा बैंक हमारे अकाउंट में से 4,000 रुपीज़ माइनस कर लेगा, हमारे अकाउंट से 4,000 रुपीज़ डिडक्ट कर लेगा, और अब वो हमारे बैंक बैलेंस को ले आएगा 46,000 पे। हमारा जो अब न्यू बैंक बैलेंस है वो हो गया 46,000। अच्छा, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, हमें नहीं पता होगा कि बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस, जो हमने बैंक से सर्विस ली थी, उसके चार्जेस काट लिए। तो हमारे हिसाब से तो हमारा बैंक बैलेंस 50,000 रुपीज़ जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बैंक में 50,000 रुपये पड़े हैं। लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट से 4,000 रुपीज़ माइनस कर ली, जिससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। अब हमारा न्यू बैंक बैलेंस हो गया 46,000। जब बैंक की तरफ से लेटर आएगा, बैंक की तरफ से जो स्टेटमेंट आएगा, जिसे हम शॉर्ट में कह लेते हैं बैंक स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के हिसाब से अब हमारा बैंक बैलेंस रह गया है 46,000। जबकि कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक, जो कंपनी की कैश बुक है उसके मुताबिक हमारा बैंक बैलेंस है 50,000 रुपीज़। तो अब क्या होगा, अब दोनों का रिकॉर्ड हमें सेम करना है, हमें पता है कि दोनों का रिकॉर्ड सेम होना चाहिए। तो अब आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? कंपनी के रिकॉर्ड में से 4,000 माइनस नहीं हुए, जबकि बैंक के रिकॉर्ड में से 4,000 माइनस हो चुके हैं। अब आपको बच्चों यहाँ पे एक चीज़ सोचनी होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अब आपको यहाँ पर बहुत गौर से समझना है कि बैंक सर्विस चार्जेस बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस कर लिए। बैंक ने बैंक सर्विस चार्जेस हमारे अकाउंट से माइनस कर लिए, जिससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो चुका है, हमारा बैंक बैलेंस डाउन हो चुका है। लेकिन ये चीज़ हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, और हमें पता है कि बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का रिकॉर्ड सेम होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें अपनी कैश बुक में से, अपने बैंक बैलेंस में से वो रकम माइनस कर लेनी होगी, क्योंकि दोनों का रिकॉर्ड सेम करना है। तो अगर हमें रिकॉन्सिलेशन करनी है, हमें दोनों के रिकॉर्ड को सेम करना है, मिलाना है, तो फिर हमें अपनी कैश बुक के बैलेंस में से वो 4,000 रुपीज़ माइनस करने होंगे, जो बैंक ने अपने चार्जेस की मद में काट लिए। तो इसका मतलब है कि जब भी पेपर में लिखा हुआ ये आएगा कि बैंक सर्विस चार्जेस काट लिए गए हैं, बैंक ने आपके अकाउंट में से चार्जेस काट लिए हैं, तो बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको अपनी कैश बुक के बैंक बैलेंस में से वो रकम माइनस करनी होगी। यहाँ पर C फॉर कैश बुक है, और आपको ये कैश बुक से क्या करना होगा, माइनस करना। अब इस चीज़ को मैं पढ़ लेता हूँ, शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। इसमें ये मेंशन किया गया है कि बैंक जब अपने क्लाइंट का मतलब हम, जो अली एंड को है वो बैंक का क्लाइंट है, बैंक का कस्टमर है। जो भी बैंक के अकाउंट होल्डर होते हैं वो बैंक के क्लाइंट होते हैं।
तो बैंक जब अपने क्लाइंट को खिदमात मतलब सर्विसेज कोई भी काम करता है, फ्राहम करता है, तो उसके बदले में वो अपनी फ़ीस वसूल करता है, वो अपने चार्जेस वसूल करता है, जो बैंक सर्विस चार्जेस कहलाती है। जो फ़ी होती है वो बैंक सर्विस चार्जेस कहलाती है, जो वो मुआवजा लेता है वो बैंक सर्विस चार्जेस कहलाता है। जब बैंक कंपनी के अकाउंट से, कंपनी से मुराद अली एंड को क्लाइंट उसके अकाउंट से अपने चार्जेस काट लेता है, यानी कि माइनस कर लेता है, तो कंपनी को भी अपनी कैश बुक के बैंक बैलेंस से, जो बैंक बैलेंस है, जो कि हम 50,000 रुपीज़ का बैलेंस सपोज कर रहे थे कि हमारे बैंक में 50,000 रुपये होने चाहिए, उसमें से हमें वो 4,000 रुपीज़ की रकम क्या कर लेनी चाहिए, माइनस कर लेनी चाहिए, कैश बुक में से माइनस करनी चाहिए। तो कंपनी को भी अपनी कैश बुक के बैंक बैलेंस से ये रकम कम कर देनी चाहिए। तो बच्चों, जब भी पेपर में लिखा हुआ आएगा कि बैंक सर्विस चार्जेस, तो आपको कैश बुक में से उस चीज़ को माइनस करना है। अब कैसे माइनस करना है, ये जब मैं आपको बाकायदा क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ पर समझाऊंगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है, आपको अपने माइंड में एक बात रखनी है कि जब भी बैंक सर्विस चार्जेस लिखा हुआ आएगा पेपर में, जो भी अमाउंट है 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, तो मुझे वो कैश बुक से माइनस करनी है। वो मुझे कैश बुक से क्या करनी है, माइनस करनी है। कैश बुक का मतलब जो कंपनी के पास बुक है उसके बैंक बैलेंस में से, उसके रिकॉर्ड में से उस चीज़ को माइनस कर लेना है। अब कैसे माइनस करना है, हैविंग सेड दैट, ये मैं चीज़ आपको आगे चल के बताऊँ। तो बैंक सर्विस चार्जेस हम पॉइंट पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक। डिडक्टेड का मतलब होता है काटना, कटौती करना। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि फर्स्ट रमज़ान को, जब भी रोज़ा होता है, पहला रोज़ा, तो बैंक की हॉलीडे होती है। बैंक कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करता, यानी कि अपने क्लाइंट से एक्टिविटी नहीं करता, तो बैंक की हॉलीडे होती है। उस दिन फर्स्ट रमज़ान को बैंक अपने क्लाइंट के अकाउंट से ज़कात काट रहा होता है, ज़कात की रकम काटी जा रही होती है। कुछ क्लाइंट चाहते हैं कि हमारे बैंक बैलेंस से ज़कात काट ली जाए, तो वो बैंक को परमिशन देते हैं। लेकिन जो क्लाइंट चाहते हैं कि हमारे बैंक से ज़कात ना कटे, तो फिर वो बैंक को फॉर्म में मेंशन करते हैं कि हमारे अकाउंट से ज़कात ना काटी जाए। तो हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि अली एंड को ने बैंक को परमिशन दी हुई है कि ज़कात काट ली जाए। तो फिर क्या होगा कि फ़र्स्ट रमज़ान को ज़कात काट ली जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि ज़कात की जो परसेंटेज है, जो रेट है, वो 2.5% है। मीन्स अगर हमारे बैंक में फ़र्स्ट रमज़ान को 100 रुपीज़ पड़े होंगे तो उसमें से 2.5 रुपये कट जाएंगे। 200 रुपीज़ अगर हमारे अकाउंट में पड़े होंगे तो 5 रुपीज़ कट जाएंगे, यानी कि हर 100 रुपये के ऊपर 2.5 रुपये हमारे कट जाएंगे। तो एग्जांपल लेते हैं कि अली एंड को ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे बैंक में 50,000 है। वापस मैं 0 पॉइंट पे आऊँगा। अली एंड को ये सपोज कर रहे हैं कि 50,000 रुपीज़ हमारे बैंक में पड़े हैं। तो ज़कात जब डिडक्ट की जाएगी तो इस 50,000 में से ज़कात की रकम माइनस कर ली जाएगी, जो सपोज कर लेते हैं कि 2,000 रुपीज़ बनते हैं। तो 2,000 रुपीज़ की रकम जैसे ही बैंक ज़कात की मद में काटेगा, तो अब अली एंड को का बैंक बैलेंस रह जाएगा 48,000। जबकि अली एंड को इस बात का इल्म नहीं है कि हमारे अकाउंट से ज़कात काट ली गई है। तो अली एंड को के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस 50,000 रुपीज़ चल रहा है, जबकि बैंक का लेटर जब आएगा, बैंक का स्टेटमेंट आएगा, तो उसमें 48,000 रुपीज़ का बैंक बैलेंस शो रहा होगा, क्योंकि 2,000 रुपीज़ ज़कात कट चुके होंगे। अब आपने स्टूडेंट ये सोचना है कि ज़कात की रकम कहाँ से माइनस हो चुकी है और कहाँ से माइनस नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है, बैंक से ज़कात की रकम माइनस हो चुकी है, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड से, यानी कि कैश बुक के रिकॉर्ड से ये रकम माइनस नहीं हुई। तो अब आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? यकीनन हमें अपनी कैश बुक के बैंक बैलेंस में से वो 2,000 रुपीज़ की ज़कात की रकम माइनस कर लेनी चाहिए और अपने बैंक बैलेंस को 48,000 पे ले आना चाहिए, जो बैंक का स्टेटमेंट हमें बता रहा है, जो बैंक का लेटर बता रहा है कि अब आपका बैंक बैलेंस 48,000 है, तो हमारी कैश बुक का बैंक बैलेंस भी 48,000 हो जाएगा अगर हम ज़कात की रकम माइनस कर दें। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब भी पेपर में लिखा हुआ आएगा ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक, ज़कात काटी गई, तो आपको अपनी कैश बुक के रिकॉर्ड में से उस रकम को क्या करनी चाहिए, माइनस कर लेनी चाहिए। अब कैसे माइनस करेंगे, वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, बाकायदा क्वेश्चन करेंगे, तो आपको मैं चीज़ क्लियर करूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़िलहाल ये 2 पॉइंट समझ आ रहे होंगे। मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं अगले पॉइंट्स अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।